गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, राइट? ठीक है। और इनमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेस हाइड्रोलिसिस। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बेस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बेस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हमने नियर अबाउट इस पे 3 क्लासेस देख लिए हैं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। 3 क्लासेस हम लोगों ने देखी हैं, राइट, बेस हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, चलो फिर अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेस हाइड्रोलिसिस हमने काफी चीज पढ़ लिया। ठीक है, तो कल हमने जहां पे छोड़ा था हमने वहां से हम लोग शुरू करते थे। 1 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी और लोग का भी। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। फिर आज हम ये बेस हाइड्रोलिसिस का टॉपिक हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुझे आपको एक चीज पढ़ानी है। एसिड हाइड्रोलिसिस में जो मैंने कल आपको बताया था कि आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल से जो एसिड हाइड्रोलिसिस कैटालाइज होती है उसमें रेट कैसे इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, इसके बारे में। ठीक है, एफ ग्रेड मतलब गुड इवनिंग बेटा, एक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चलो फिर कल वाला देखते हैं हम लोग। ठीक है, कल हम लोग यहाँ पे छोड़े थे। तो हम लोगों ने 2 आइसोमर देखा था ना, एक था रेड आइसोमर, एक था पर्पल आइसोमर। तो हमने रेड आइसोमर ऐसे बनाया था, यहाँ Cl, सॉरी यहाँ क्या था ना, CO, यहाँ NH3, यहाँ Cl, यहाँ पर N था, यहाँ NH2, यहाँ NH2 और यहाँ NH2। ठीक है, और इसी N से हम लोगों ने निकाला था कि यहाँ से ये 10 इंटरमीडिएट था, 10 था लिगेंड हमारा, ये बना था, ये था हमारा रेड आइसोमर, है ना। और एक हमने इसी तरह देखा था पर्पल आइसोमर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पढ़ाया तो जाएगा भैया। अभी आप अभी 10 बजे क्लास होगी। ठीक है, 10 बजे क्लास में लूंगा एफ ब्लॉक की, राइट। तो गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। तो जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, आरपीएससी ग्रेड 1 भी का भी उसमें रहेगा, बाकी जो अदर स्टेट की पीजीटी सब कुछ रहेगा। तो आप 10 बजे वाली क्लास देखना, ठीक है, जो एफ ब्लॉक केमिस्ट्री की होगी। ठीक, ये भी क्लास जो है नेट गेट वालों के लिए। ठीक है, तो इसको अगर आप नेट गेट की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आरपीएससी ग्रेड 1 के लिए कर रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बेटा। फिर आप जो है 10 बजे क्लास देखना, 10 बजे मैं क्लास लूंगा। ठीक है, राइट। तो आप देखना, उसमें आपको पता, उसमें आपको क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको आइडिया भी लग जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। हालांकि कल मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बताया था आपको कि क्या सिलेबस है उसका, किस पार्ट से कितने अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं डिस्कस किया था। तो 10 बजे वाली क्लास में आप देखना, तो हाँ मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ क्लास नेट गेट के लिए है, राइट। और जो बच्चे सेट के लिए पढ़ रहे हैं, जिनका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी देख सकते हैं ये। ठीक है, उनके एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखो, तो ये रेड आइसोमर था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखो इधर N, उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया क्या, NH3, यहाँ Cl, यहाँ NH2, यहाँ NH2 और यहाँ NH2। तो एक ऐसा था पर्पल आइसोमर, ये था पर्पल आइसोमर, पर्पल आइसोमर। यहाँ भी 1+1 था चार्ज, सॉरी 2+ था यहाँ पे, और यहाँ भी क्या था, 2+ था। हमने कल इसकी मैकेनिज्म देख ली थी। हमने इसमें क्या देखा था, इसमें क्या होता था, रिटेंशन देखा था हमने कल, रिटेंशन। इंटरमीडिएट क्या बना था इसमें, टीबीपी, कल हमने देखा था ना इसके बारे में, राइट। ये वाला तुमने देखा था, यही वाला तुमने नहीं देखा था। हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इसमें मिक्सचर बनेगा, रिटेंशन होगा, क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में लोग पढ़ते हैं, पर्पल आइसोमर के बारे में। हालांकि हमने एक चीज समझ ली थी कि रेड आइसोमर में जो रेट है वो पर्पल आइसोमर से क्या था, ज्यादा था। क्या था, रेट ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस, ये हमने देखा था ना। ठीक है भैया, राइट। चलो फिर हम ये वाला समझते हैं, हम लोग ये वाला देखते हैं। इसमें ध्यान से देखो,
सिंपल सेम वही प्रोसेस यहाँ पे। हाँ भैया, इससे नहीं, इससे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे नहीं बेटा, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो बेसिक चीजें और बिल्कुल पढ़े हो उससे क्वेश्चन नहीं आता अब, ठीक है, सीएसआर नेट बहुत आगे चला गया है। तो ये मत बोलो इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी देखना हम क्वेश्चन करेंगे तो जितने भी अभी ढेर सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है, इसको हो जाने दीजिए, फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक। देखो तो यहाँ पर n, अभी आपको क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर n, यहाँ पर हमने क्या लिखा था Cl, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर NH2। ये हो गया हमारा पर्पल आइसोमर है ये भी पहली स्टेप में क्या होता है बेस हाइड्रोलिसिस में, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, ठीक है। पहली स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर OH माइनस होगा, OH माइनस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा। अब ध्यान से देखो, क्या लीविंग ग्रुप के ट्रांस में कोई भी एसिडिक प्रोटॉन है क्या? ध्यान से देखो जरा, क्या लीविंग ग्रुप के ट्रांस में कोई भी एसिडिक प्रोटॉन है? लीविंग ग्रुप हमारा Cl है, Cl के ट्रांस में जो नाइट्रोजन है क्या उसमें एसिडिक प्रोटॉन है? यस या नो? देखो ध्यान से, क्या Cl के ट्रांस में जो नाइट्रोजन है उसके पास एसिडिक प्रोटॉन है क्या? नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नो एसिडिक प्रोटॉन ट्रांस टू लीविंग ग्रुप, ठीक है। फिर इसका सिंपल से मतलब है प्रोटॉन कहां से निकालेंगे हम, कहां से निकालें प्रोटॉन हम लोग? यहां से, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, तीनों पोजीशन क्या है, सेम है ना, तीनों पोजीशन सेम है ना, कहीं से भी निकालो। चलो हम लोग एक जगह से निकालते हैं, हम मान लेते हैं हम यहां से एसिडिक प्रोटॉन निकाल रहे, ठीक है। तो यहां से एसिडिक प्रोटॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो इक्विलिब्रियम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा CON, यहाँ पर NH3, यहाँ पर हो जाएगा NH क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन निकला है, यहाँ पर हो जाएगा NH2, यहाँ पर NH2, यहाँ पर Cl, ये और ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस, राइट। और यहाँ पर यहां से हमने प्रोटॉन निकाला है, ठीक है, देखो, और साथ में क्या बन जाएगा हमारा, वाटर, ठीक। ये पहली स्टेप है। अगली स्टेप में क्या होता है, इसका डिसोसिएशन होता है, राइट। इसका क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ, यहां से क्या होता है Cl माइनस, डिसोसिएशन ऑफ Cl माइनस, यही क्या हमारा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जब Cl यहां से निकलेगा तो इसको हटा देते हैं, देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना इधर, CON, यहां NH3, यहां NH, यहां NH2, यहां NH2, ऐसे कर दो, और यहां आ जाएगी बैकेंट ऑर्बिटल, ये बनेगा इंटरमीडिएट। देखो ध्यान से, यहां से Cl को निकालोगे यहाँ ऑर्बिटल खाली हो जाएगी, यही तो बनेगा। और क्योंकि हमने NH से प्रोटॉन निकाला है, तो क्योंकि हमने यहाँ NH से एक प्रोटॉन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक लोन पेयर होगा, क्योंकि ये पाई डोनर हो जाएगा ना, लोन पेयर होगा यहाँ पे। देखो इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है। आपको पहली स्टेप क्या है, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। दूसरी स्टेप में क्या है, डिसोसिएशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है, यहाँ से Cl हटेगा तो क्या हो गया हमारे पास, ये बनेगा NH के पास क्या है, एक्स्ट्रा लोन पेयर, कहां से आई है, यहां से जो प्रोटॉन निकला है। अब देखो जरा ध्यान से, ये आपको कैसा दिख रहा है इंटरमीडिएट, जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है कि नहीं, स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है कि नहीं अभी है, यस या नो, स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है कि नहीं, राइट। ये तुरंत टीवीपी में नहीं जाता, क्यों, क्योंकि इसमें जो इसकी फील्ड ऑर्बिटल है ना, क्या कर देती है इससे ओवरलैप, तो क्या कर देगी इससे ओवरलैपिंग। तो ये जो है ये फील्ड ऑर्बिटल, ये क्या है, इज द फील्ड ऑर्बिटल, ये फील्ड ऑर्बिटल किसकी, NH की, क्योंकि सिस में है ना, क्यों क्योंकि ये कहाँ है, सिस इफेक्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि सिस में है, ट्रांस में नहीं हो पाता, ये सिस में है ना NH। तो यहां से इसके पास क्या है, यहां इसके पास है लोन पेयर, यहां बैकेंट ऑर्बिटल। अब लोन पेयर बैकेंट ऑर्बिटल में इंटरेक्शन होगा, तो ये जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बन रहा है, ये क्या हो जाएगा,
स्टेबल। रेड वाले में स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता, लेकिन बगल में लोन पेयर ना होने की वजह से वो तुरंत ही टीबीपी में कन्वर्ट हो गया। यहां पर स्क्वायर पिरामिडल जो बना है वो स्टेबलाइज है। क्यों? क्योंकि बगल में इसके पास क्या है, नाइट्रोजन, जिसके पास क्या है, लोन पेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांस में तो है नहीं एनएच, तो प्रोटॉन कहां से निकलेगा, बगल वाली पोजीशन से निकला है। समझ में आया? ये इंटरमीडिएट क्या है, स्टेबल। तो ये तुरंत ही टीबीपी में नहीं जाता। ये क्या है, स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन फील्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल। ये वैकेंट ऑर्बिटल है और वो फील्ड ऑर्बिटल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो हमारे पास पर्पल आइसोमर है उसमें सबसे पहले जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, और वो स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि बगल में एनएच के पास क्या जनरेट होता है, लोन पेयर। आप यहां करते हैं ना, तो ये भी इसके केस में देखो, इस पोजीशन के केस में 1 2 3 4, तो चाहे आप यहां से प्रोटॉन निकालते, चाहे यहां से निकालते, चाहे यहां से, तीनों पोजीशन सेम है, तो तीनों जगह से ये स्टेबलाइज होता। तो यहाँ जो इंटरमीडिएट है क्या है, स्टेबल इंटरमीडिएट बना स्क्वायर पिरामिडल। जो हमने पहले देखा था वहां पे ट्रांस से निकलता, ट्रांस में यहां पर ऑर्बिटल है, यहां पर डोनर है, स्टेबलाइज नहीं होता, इसलिए तुरंत ही कहां चला गया, वो टीबीपी में। यहां क्या हुआ, ये पर्टिकुलर सिस्टम में जो स्क्वायर पिरामिडल बना वो क्या है, स्टेबल है। समझ गए इतनी बात? ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कोई भी इंटरमीडिएट बने, बेस हाइड्रोलिसिस में कोई भी इंटरमीडिएट बने, अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें होता है, अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है टीबीपी में। तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट है, लेकिन ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा, टीबीपी में। तो ध्यान से देखो, यहां पर देखो, समझने की बस बहुत आसान है। ठीक है, ये देखो, ये है N, यहां पर ये था, यहां पर NH है, राइट। देखो यहां पर अमोनिया, यहां पर NH2, यहां पर NH2, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। तो क्योंकि ये इंटरमीडिएट सिस इफेक्ट से क्या है, स्टेबलाइज, राइट, स्टेबल है ये। तो एक बात बताओ, अगर कोई इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा तो क्या इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा इससे। क्यों भाई? देखो पहले वाले में तो स्क्वायर पिरामिडल स्टेबल ही नहीं था जब हम रेड आइसोमर की बात करते थे, क्योंकि वहां ट्रांस पे लोन पेयर जनरेट हो रहा था, यहाँ पे बगल में जनरेट हो रहा है। तो जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बना, अगर वो स्टेबल है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो उससे बनेगा ही ना, क्योंकि स्टेबल सिस्टम है वो टीबीपी में जाएगा जरूर, लेकिन जब ये जनरेट होगा तो क्योंकि स्टेबल है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा ही ना इससे। यस या नो बताओ? अगर कोई स्टेबल इंटरमीडिएट बना है, उसको फाइनली किसी में जाना है, तो जो बना है उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा। क्यों बनेगा? ध्यान सुनो, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल जो है ये टीबीपी में तुरंत कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? अरे क्योंकि रिजिड है ये सिस्टम, 1 2 3, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट या कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट है यहीं से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट है ना, इस पे क्या हो जाता है, वाटर का अटैक। देखो ध्यान से, वाटर का अटैक यहाँ, अगर वाटर का अटैक यहाँ होगा तो क्या बनेगा, देखो इधर, CON NH3 NH2, यहाँ OH, यहाँ NH2, यहाँ NH2। इसको जरा ध्यान से देखो, इस सिस्टम में NH2 और यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो, जहां पर CCl यहीं पे तो लगा था, जहां पर Cl लगा है वहीं पे आपका OH लगा, तो क्या हुआ है, रिटेंशन। लेकिन ये माइनर अमाउंट होगा। क्यों? क्योंकि मेजर इंटरमीडिएट ये नहीं है, ये कन्वर्ट किस में होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है टीबीपी में। तो जो स्क्वायर पिरामिडल स्टेबल बना है, इससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, हालांकि उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये सिस इफेक्ट से स्टेबलाइज है। पहले केस में ऐसा नहीं था, पहले केस में उसको टीबीपी बनना ही था, क्योंकि सिस में स्टेबल था ही नहीं वो, इसलिए वहां टीबीपी बन गया हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिस इफेक्ट से स्टेबल होने से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको इस वाले इंटरमीडिएट से भी मिलेगा। और यहाँ पे देख लो, वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे वाटर का अटैक करा दो, क्या बन जाएगा, सिंपल वहीं वहीं पर आपका OH ग्रुप लगा है जहां पर क्या था, Cl। इसको क्या बोलोगे आप, रिटेंशन। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। लेकिन ये प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, टीबीपी। तो लेकिन थोड़ा बहुत प्रोडक्ट इससे बनेगा जरूर, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल खुद भी तो स्टेबल है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल स्टेबल भाई, सिस इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबल तो है ही है।
अब ये स्क्वायर पिरामिडल का मेजर पोर्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टीबीपी में। अब देखो इसको टीबीपी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास जो स्क्वायर पिरामिडल है, यहां पर NH3, यहां NH, यहां वैकेंट ऑर्बिटल, यहां NH2, यहां NH2, ये है स्क्वायर पिरामिडल। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? टीबीपी में। तो क्या बनेगा? CO NH NH2, सॉरी CO, यहां पर NH3 ला दो, यहां पर NH, यहां पर N, यहां पर NH2, यहां पर NH2, ये बन गया हमारा TBP इंटरमीडिएट। ये है मोर स्टेबल, तो ये कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा नहीं किससे नहीं बनेगा। ये है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है। अब मेजर प्रोडक्ट बनेगा इससे। अब इसमें यही तो कल हमने देखा था, इसमें चाहे इस पोजीशन से अटैक कराओ, राइट, इस इक्वेटोरियल पोजीशन से, चाहे इससे अटैक कराओ, चाहे इससे अटैक कराओ, तीनों पोजीशन क्या है? सेम। कल हमने देखा था ये। तो कहीं से भी आप अटैक कराओगे आपको सेम मिलेगा। तो चलो मैं एक जगह दिखा देते हैं यहाँ पर। तो देखो देखो इधर CO, यहां से मैं अटैक कराता हूं, देखो CO N NH2 NH2, यहां NH3 OH, ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। यहां पे OH कहां लगा है? वहां पे नहीं लगा जहां पर Cl लगा था, दूसरी जगह लगा, यहां लगा है। तो यहां पर क्या है? रिटेंशन नहीं है, रिटेंशन नहीं है यहां। बेटा क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो सिग्मा डोनर टेंडेंसी है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है NH की कंपैरिजन टू पाई डोनर। तो सिस वाला स्टेबल है, नो डाउट, सही बात है। लेकिन जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है ना, तो सिग्मा डोनर पाई डोनर ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, बेंट रूल्स के बारे में बताया था, याद है? इक्वेटोरियल पोजीशन में टीवीपी ज्योमेट्री में जो हाइब्रिडेशन होता है, क्या होता है? sp2, और वहां पर सिग्मा एक्सेप्टेंस बेटर होता है कंपैरिजन टू स्क्वायर पिरामिडल के, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। याद है कि नहीं? मैंने बताया था कि स्क्वायर पिरामिडल टीबीपी में क्यों कन्वर्ट होता है। स्क्वायर पिरामिडल कितना भी स्टेबल होगा, टीबीपी में जाएगा जरूर वो। क्यों जाता है? क्योंकि जो टीबीपी है वो सिग्मा डोनर इफेक्ट से भी ज्यादा स्टेबल है और पाई डोनर से भी स्टेबल होता है। यहाँ पर पाई डोनरेबिलिटी ज्यादा बेहतर है, सिग्मा डोनर नहीं है। यहाँ पर सिग्मा डोनर पाई डोनर दोनों है, इसलिए ज्यादा इफेक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट नियरली बनता है 85%। ठीक है। और ये आपका बनता है 15%। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये स्टेबल था, इसलिए जो है थोड़ा बहुत प्रोडक्ट इससे भी बन गया। और ध्यान से सुनो, क्योंकि स्टेबल था इसलिए टीबीपी में जाने में टाइम लगा इसको, क्योंकि ये खुद भी स्टेबल है। टीबीपी में जब जाएगा तो इतनी जल्दी से नहीं जाएगा ये। जैसे कि पहले वाले केस में क्या था, रेड आइसोमर में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, वो चला गया। ये क्या करेगा? स्लोली जाएगा, लेकिन जाएगा ये भी। इसलिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट स्क्वायर पिरामिडल के थ्रू भी बनता है। समझ गए? राइट। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, कहां पे? आपके मन में आया ही नहीं होगा, खैर आना चाहिए, बिल्कुल आया नहीं। आप बोल सकते हो कि NH3 आपने यहां रखा था, यहां क्यों लगा दिया? इक्वेटोरियल में ही लगा देते, कर सकते थे। लेकिन देखो ये है ट्राइपोडल लिगेंड। और ध्यान सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हो सकता है फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि NH3 को इक्वेटोरियल क्यों नहीं रख दिया मैंने, राइट? या पूछ सकते थे मुझसे कि इस NH ग्रुप को यहां रख देते आप और इस NH3 को यहां रख देते आप, या ऐसे बोल सकते थे कि इस वाले को यहां रख देते, NH3 को यहां रख देते। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? सोचिए कि नहीं? आप कभी अपने मन से बनाओगे तो आप कहीं भी रख दोगे, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। देखो क्यों, ये है नाइट्रोजन, ध्यान सुनो, और यहाँ पे 3 लिगेंड लगे हैं। एक ये लगा है,
एक सॉरी देखो, एक ANH2 है, एक ENH2 है, एक ANH2 है, 3 है ना। तो आप बताओ कि अगर, ध्यान सुनो, ऐसे सुन लो, एक पॉइंट है इधर, इधर सुनो, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट से तीन निकला है पोड। कल मैंने बताया था ना ट्राइपोडल लिगेंड है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर। तो 3 लोग अगर एक सेंटर से निकलेंगे तो आप जरा ध्यान से सोच के बताओ कि वो तीनों किस पोजीशन में होंगे कि मैक्सिमम स्टेबल हो। फिर से सुनो, एक सेंटर से एक पोड इधर, पोड मतलब पैर होता है, ठीक है, पैर नहीं है वो ऐसे चेन है, राइट। तो एक पोड इधर है, एक पोड इधर है, एक पोड इधर है। आप सोचो कि अगर एक सिस्टम से 3 लोग निकलते हैं तो वो लोग कौन से अरेंजमेंट को अडॉप्ट करें कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। अरे 360 डिग्री में मैं बोल दूं कि 3 लोग को रखो, क्या एंगल रखोगे उनके बीच में, बोलो भाई। 3 लोग को रखना है, इक्वल बॉन्ड लेंथ के साथ एंगल क्या रखोगे। अगर मैं बोलूं कि 3 लोग हैं, सर्कल बना के, मान लो मैं कहता हूं 3 लोग हैं, 3 लोग को आप खड़ा करो और ऐसा रखो कि उनमें मिनिमम रिपल्सन हो 120, और इक्वेटोरियल पे क्या होता है 120, समझ गए। तो नियर अबाउट इक्वेटोरियल पे 120 होता है, इसलिए ये वाली कंडीशन ज्यादा फेवरेबल है ट्राइपोडल के लिए, समझ गए। इसीलिए उन तीनों को इक्वेटोरियल में रखा गया। इसको तो इसलिए रखा गया कि डोनेशन अच्छा करे, इन दोनों को इसलिए रखा गया क्योंकि पूरा सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबलाइज। समझ में आया, इसीलिए एनएसरी को वहां कर दिया है, ये ज्यादा स्टेबल वाला इंटरमीडिएट है, समझ गए। तो आपको यह भी पता चल गया कि कहां पर मिक्सचर मिला है आपको और कहां पे रिटेंशन हुआ है। रेट कहां पे फास्ट थी, पहले वाले में, यहां पर स्लो क्यों है। एक तो ट्रांस में सिस्टम नहीं है, राइट, लीविंग ग्रुप, सॉरी एसडी प्रोटॉन, और दूसरा यहां पर ये इंटरमीडिएट जो बनेगा वो खुद स्टेबल है, तो टीबीपी में कन्वर्ट होने में उसको टाइम लगेगा, उसको कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट। तो टीबीपी देर से बनेगा या मोर स्टेबल इंटरमीडिएट देर से बनेगा, तो सिंपल सी बात है, रेट क्या रहेगी, स्लो रहेगी। चाहे आप ट्रांस वाले से कंपेयर कर लो या फिर यहां से इंटरमीडिएट से कंपेयर कर लो, है ना। लिख सकते हो कि नहीं, यस। समझ गए बात ये। चलो क्वेश्चन देख ले, एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है ना, क्वेश्चन ही यही आया है एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जांपल दिया है बुक में, मिसल इंटार में दिया हुआ है, मैं देखता हूं। देखो लिखा हुआ है इधर, एक रेड आइसोमर है, क्वेश्चन देखते हैं इधर। ये क्वेश्चन है नेट, ये है नेट जून 2018, नेट जून 2018। इधर आपका बना है एक रेड आइसोमर, इधर बना है पर्पल आइसोमर। तो ये रेड आइसोमर है, ये पर्पल आइसोमर है। पूछा है कि आइसोमर ए, लिखा देखो क्वेश्चन है, आइसोमर ए एंड बी अंडरगो बेस हाइड्रोलिसिस, अंडरगोज बेस हाइड्रोलिसिस by forming TBP intermediate, by forming TBP intermediate. The correct statement is, the correct statement is, इधर लिखता हूं देखो, ए है आपका, ए रिएक्ट फास्टर देन बी, ए रिएक्ट फास्टर देन बी and results in mixture of product, mixture of product। तो आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरा है B reacts faster than A and results in mixture of product। अगला है A react faster than B and results in
मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, और डी है बी रिएक्ट्स फास्टर देन ए। एक मिनट, यहां थोड़ा चेंज है, ठीक है। क्या है? ए रिएक्ट फास्टर देन बी एंड बी रिजल्ट्स इन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है बी रिएक्ट फास्टर देन ए एंड ए रिजल्ट्स इन, यहां से रिजल्ट्स इन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ए क्या है, बी क्या है, ये मैं इधर देख लो, इधर ए बी बना लो इधर। ये है ए आपका, ये है बी आपका। समझ गए? खुश रहो भैया, खुश रहो। राइट, पहले स्ट्रक्चर तो बना लो आप वहां पे क्वेश्चन में, जहां ए और बी है ना, ए में ये बना लो, बी में ये बना लो। 4 मार्क्स में था। 2018 का मतलब समझते हो आपसे 3 या 4 साल पहले, है ना। ठीक है, चलो होपफुली आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब देख लो, ए में क्या होता है, रिटेंशन, अभी हमने पढ़ा है। ए में क्या होता है, रिटेंशन। बी में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। और जो ए की रेट होती है बी से क्या होती है, ज्यादा, है ना, ये भी पढ़ा हमने कल, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। और ए की जो रेट है बी से क्या है, ज्यादा है। देख लो, देखो ए की रेट बी से ज्यादा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बी और डी, ये तो होगा नहीं भाई। अगर ए की रेट बी से ज्यादा थी, या तो पहला सही होगा या तो तीसरा। ए रिएक्ट्स बी, ए रिएक्ट्स फास्टर देन बी, सही बात है। रिजल्ट्स इन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, ए में क्या होता है, रिटेंशन, है ना, ये गलत है। फिर है ए रिजल्ट्स इन, ए रिएक्ट्स फास्टर देन बी एंड बी रिजल्ट्स इन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ये सही है। बस हो गया। भैया मैं नोट्स बनाता नहीं एक्चुअली, ठीक है। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपके पास नोट्स है तो मैं कहूंगा नहीं, राइट, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाता, लिटरली मैं नोट्स नहीं बनाता। जो जो मैं पढ़ाया हूं पहले, वो बच्चे नोट्स जो बना लेते होंगे वो भले कभी कभार मुझे मिल जाता होगा, बाकी मैं खुद से नोट्स नहीं बनाता हूं। मैं बस जहां से भी मुझे पढ़ने को मिलता है, बुक से, आर्टिकल से, कहीं से भी, वो पढ़ के बस पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं मतलब पहले नोट्स बना के फिर उसके बाद पढ़ाता, ऐसा नहीं करता मैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे नोट्स के लिए तो सॉरी, मतलब जो मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे दे सकता हूँ आपको, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं आपसे सही नहीं बोल रहा हूँ, तो आप कभी दोबारा मेरा लेक्चर देखिएगा, फिर से रिएक्शन मैकेनिज्म अगर मैं कभी फिर दोबारा पढ़ाया तो आप देखना, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा उसमें बहुत कुछ आपको चेंज दिखेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना नहीं, इतना ये रहेगा कि बस ऐड करना है इसमें, कुछ ना कुछ मुझे और पढ़ाना है, तो आपको सेम वही चीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं। प्लानिंग देखो सिंपल सी बात है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि क्लास करो, आप सीखो इससे, ठीक है। बाकी एक टेक्स्ट बुक रखो साथ में, वो पढ़ो, राइट। बाकी अगर आपको और बहुत बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, उनके नोट्स अवेलेबल हो जाते, उससे पढ़ो आप। मैं तो बस आपको इतना बोल सकता हूँ कि क्लास देखो, आप कोई डाउट अगर आए तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से पूछो। साथ में एक टेक्स्ट बुक जरूर रखो, टेक्स्ट बुक से आपका ये होगा कि आपको बुक रीडिंग की आदत पड़ेगी। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली जो आपको फाइनली आपको कुछ भी मिलेगा ना, वो आपकी काबिलियत के बेस पे मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम निकाल लो, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को छोड़ के बाद बाकी जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम है इंडिया के, उसमें से आप कोई भी एग्जाम निकाल लो, आपको तब तक कोई नहीं पूछेगा, किसी को कोई तब तक नहीं पूछेगा जब तक उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी। और वो चीजें आती हैं बुक पढ़ने से, वो आप खुद में आप धीरे धीरे आदत डालो उसकी। ये मत समझो कि एग्जाम निकल गया तो बस हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको अगर एफर्ट लगाना है, तो एफर्ट जो फाइनली किसी से मिलोगे या कहीं आप जाओगे तो वो आपकी काबिलियत देखेगा, डिग्री नहीं देखता वो सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी है कि हाँ ठीक है, आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। अब आओ आगे बात करते हैं। तो आगे जो बात करेगा वो नॉलेज की बात करेगा आपसे, इसकी बात नहीं करेगा अच्छा ठीक है आप कितनी रैंक थी, इतनी रैंक थी, ये कोई नहीं पूछता, ठीक है। भाई क्या करेगा, एक सिंपल बात सोचो, एक बंदा जो है आपके घर में एसी बनाने घर आता है, और एक बंदा जो इंजीनियरिंग की डिग्री लिया हुआ है, एक नॉर्मल आदमी है। जो आदमी आपका जल्दी से सही कर देगा, कम पैसे में काम कर देगा, या ये बोल दो कि पैसा तो छोड़ दो, जो आपका सही से काम कर देगा आप उसको रखोगे ना, आपको डिग्री थोड़ी मतलब है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है, बट नॉलेज ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि लेक्चर्स देखो, बाकी आप जो बाकी और भी आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है उनको देखो, बाकी एक टेक्स्ट बुक साथ में रखो। जैसे हाउस क्राफ्ट एक अच्छी किताब है,
उसको आप साथ में रखो, उससे भी धीरे धीरे पढ़ते रहो। ठीक है अंकित, राइट? चलो तो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? एक दो चीजें इसमें और है, वो हम लोग, मैं आपको समझा देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स में, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। फिर ये वाला टॉपिक कंप्लीट है, इसके क्वेश्चन कर लेंगे, अभी इसके और सारे क्वेश्चन है, ठीक है? वो कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? चलो देखो ध्यान से, हमने ये पढ़ लिया। और देखो एक चीज, अगर मान लो हम यहां पर एक सिस आइसोमर ले लें, ठीक है? और अगर हम एक सिस, देखो ध्यान सुनो, अगर हम लेते हैं सिस CO EN ट्वाइस Cl2 प्लस, या ट्रांस CO EN ट्वाइस Cl2 प्लस, हमें पता है कि दोनों केस में क्या बनेगा? TBP इंटरमीडिएट, ये पता है ना? दोनों केस में क्या बनेगा? TBP इंटरमीडिएट, क्योंकि बेस हाइड्रोलिसिस है ना, बेस हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है? TBP इंटरमीडिएट। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि जब TBP इंटरमीडिएट बनता है, देखो इसको सिस ट्रांस मत करना, ठीक है? ये कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, सिस ट्रांस यहां नहीं करना, ये कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है? यहां से बताओ, इसको सिस बोल सकते हो क्या? NH3Cl यहां भी 90 डिग्री, NH3Cl यहां भी 90 डिग्री, तो इसको सिस ट्रांस मत बोलना, ये सिस ट्रांस नहीं है। इसमें एक आपके पास बड़ा लिगेंड है, ट्रेन है। जब आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है, दो लिगेंड को आप सिस में रख सकते हो, दो को ट्रांस में, तब सिस ट्रांस बोलना। इसको सिस ट्रांस बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि Cl और NH3 के बीच में यहां भी 90 एंगल है, Cl और NH3 के बीच में यहां भी 90 डिग्री एंगल है। बस फर्क क्या है, यहां Cl एक्सियल पोजीशन पे है और यहां Cl, एक मिनट इधर देखें पीछे ना, यहां Cl क्या है? बेसल पोजीशन, इसको बोलते हैं बेसल, राइट? स्क्वायर वाले में है ये, यहां बेसल पोजीशन में है और यहां एक्सियल पोजीशन में, ये फर्क है बस। सिस ट्रांस नहीं बोलना इसको, ठीक है? ये दूसरी चीज है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे में भी जो बोलूंगा कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिस ट्रांस नहीं है। इसको बोलते हैं कि Cl एक में एक्सियल पोजीशन या एपिकल पोजीशन ऑक्युपाई करता है, एपिकल बोल सकते हो, और दूसरे वाले में बेसल पोजीशन, बेसल मतलब जो स्क्वायर वाला रीजन है, ठीक है? समझ में आई पहले बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं? ये सिस ट्रांस मत बोल देना इसको, ठीक है? ये सिस ट्रांस नहीं है। यहाँ पर Cl एक जगह कहाँ है? एपिकल, एपिकल मतलब दिस या एक्सियल बोल सकते हो आप इसको, और बाकी एक जगह Cl कहाँ है? जो 1 2 3 4 4 पोजीशन, इसको बोलते हैं बेसल पोजीशन। ये बात समझ में आ रही है पहले? अरे ये बात समझ में आएगी तो आगे मैं बोलूंगा उसके बारे में कुछ, उम्मीद है समझ में आएगा। सिस ट्रांस नहीं बोलना है इसको, ठीक है? राइट? खुद से सोचो ना, क्यों नहीं निकलता? खुद से सोचो, दिख रहा है इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तीन तीन नाइट्रोजन लगे हैं, एक सेंटर में नाइट्रोजन लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट जैसी भी कुछ चीज होती है कि नहीं? बोलो, या नहीं होती है कुछ भी? बोलो भैया, माइनस आई इफेक्ट जैसी भी कोई चीज पढ़े होगी नहीं? और नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तीन तीन लोग लगे हैं तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना उसका, ठीक है? हाँ अब चलो, तो टीबीपी इंटरमीडिएट बनेगा, मतलब दोनों में जो इंटरमीडिएट बनेगा क्या बनेगा? वो सेम। तो यहां लिख देता हूं मैं ऐसे, देखो N, यहां N, यहां N, यहां N, ऐसे ऐसे, और यहां पर Cl, ये है हमारे पास बनेगा टीबीपी इंटरमीडिएट। ये चाहे सिस बनाओगे चाहे ट्रांस, दोनों में टीबीपी बनेगा ना, ठीक है? अब टीबीपी में आप अगर यहां पे अटैक कराओगे तो देखो वाटर, ध्यान से देखो, इधर इधर से अटैक कराओगे ये इक्वेटोरियल पोजीशन, इधर से अटैक कराओगे ये इक्वेटोरियल पोजीशन, इधर से अटैक कराओगे ये इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ध्यान से देखो, इधर से जब वाटर अटैक करोगे ए, तो देखो Cl के बगल में OH लगेगा, तो क्या बनेगा? देखो CO N N N N, यहां OH, यहां Cl, कैसा प्रोडक्ट है ये? कैसा प्रोडक्ट है ये बताओ? कैसा प्रोडक्ट है ये बताओ? बोलो भैया, कैसा प्रोडक्ट है ये? एक मिनट, कहीं पीछे भी तो 2 नहीं लिख दिया मैंने, देख लेता हूं एक बार, ठीक है? इंटरमीडिएट भी प्लस चार्ज करना, सॉरी यहां प्लस कर देना क्योंकि NH है, राइट? चलो, ये क्या बना? ए वाला क्या है? ये बगल में दोनों क्या है? ये सिस। फिर देखो यहां से अटैक कराओ तो Cl के राइट साइड, देखो ये Cl के कहां लगा? इधर OH लगेगा, इधर Cl लगेगा, देखो OH लगा दिया, Cl लगा दिया। इधर से अगर करेंगे तो Cl इधर रहेगा, OH कहां रहेगा? इसके लेफ्ट साइड में। CO
OH Cl N N N N, राइट। ये भी क्या, ये हमारा कहां से बनेगा, बी से, तो ये भी सिस है, ये भी सिस है। देख लो जरा भाई, OHCl के बीच 90 डिग्री एंगल सिस, OHCl के बीच 90 डिग्री एंगल सिस, तो ए से अटैक करेगा तब भी सिस, बी से अटैक करेगा तब भी सिस, सी से अटैक करेगा इस वाली पोजीशन से, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन होती है ना, अगर इस वाली से अटैक करेगा तो Cl के ट्रांस में OH आएगा, तो क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट। तो हम इधर लिख सकते हैं अगला जो बनेगा सी वाले से, सी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, CO OH Cl N N, तो ये बना आपका ट्रांस। मतलब आप चाहे सिस आइसोमर लो, चाहे आप ट्रांस आइसोमर लो, दोनों केस में मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें सिस का नंबर ट्रांस से क्या होगा, ज्यादा। क्यों, सिंपल सी बात है, देख लो इधर 3 पोजीशन है इक्वेटोरियल की, एक पोजीशन ये वाली, एक पोजीशन ये वाली, एक पोजीशन ये वाली। इस पोजीशन से इस पोजीशन से क्या मिल रहा है आपको, सिस आइसोमर, इस पोजीशन से आपको क्या मिल रहा है, ट्रांस आइसोमर। तो सिस आइसोमर आपको ज्यादा ही मिलेगा ना, क्योंकि 3 में से 2 पोजीशन सिस प्रोडक्ट दे रही हैं, एक पोजीशन ट्रांस प्रोडक्ट दे रही है, इसलिए जो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा उसमें सिस की कंसंट्रेशन ट्रांस से क्या मिलेगी, ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि सिस में, सिस वाला 2 तरह से, 3 डायरेक्शन से अटैक हो सकता है, या तो इस ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, अरे भाई 3 ही तो इक्वेटोरियल, दिस वन, ये और ये, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखो एक यहां से अटैक होगा तो ट्रांस मिलेगा, इससे अटैक होगा तो सिस मिलेगा, इससे अटैक होगा तो सिस मिलेगा, तो सिस आपको ज्यादा मिलेगा ना, राइट। देख लो यहाँ सिस का नंबर ज्यादा होगा, ट्रांस का नंबर कम। ये देखो इधर, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, ये होगा मोर, या ले सकते हो ना नियर अबाउट 72, ऐसे लिख सकता हूं मैं 70 to 30, ऐसे। अगर 100% मानो तो अप्रोक्सीमेटली, अब ऐसा नहीं कि जरूरी एक 70 हो सकता है किसी में थोड़ा ज्यादा मिल जाए, हो सकता है 23 हो जाए और ज्यादा बढ़ जाए, थोड़ा बहुत वेरिएट कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन मेजरली आपको जो है सिस वाला ज्यादा मिलेगा, ट्रांस वाला कम मिलेगा। अब चाहे सिस आइसोमर लेके आप रिएक्शन कराओ, चाहे आप ट्रांस आइसोमर लेके रिएक्शन कराओ, यहाँ पर OH लगा, ठीक है, ये है OH Cl N N, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यही वाला है ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है ना, राइट। ओके भैया, ओके, पढ़ो अच्छे से, इतनी बात क्लियर है। और अभी नेक्स्ट वीक में मैं अप टू बेस हाइड्रोलिसिस तक मैं खुद से क्वेश्चन आपको दूंगा, मैं करवाऊंगा। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन और कैसे आ सकता है। जो प्रीवियस ईयर के हमने किए हैं वो तो किए ही हैं, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद से भी क्वेश्चन बना दूं, और उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा आपको इस टॉपिक का और बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलो एक दो फैक्टर और देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपसे पूछे कि जो इंटरिंग ग्रुप होता है बेस हाइड्रोलिसिस में, मतलब जो OH, जो OH लगता है, पहले लिखो मत, पहले देख लो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, बताता हूं पहले। NH3 5Cl2 है, यहां पर OH माइनस से हम डायरेक्टली लिखते हैं ऐसे, है ना, यहां बन जाता है CO NH3 5OH2 प्लस तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे, सुनो, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो यहाँ पर ये OH लगा है, यहाँ पर ये OH, ये कहां से आया है, ये OH माइनस से आया है या वाटर से आया है? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो इंटरिंग लिगेंड है, जो Cl को हटा रहा है, इंटरिंग लिगेंड, वो OH माइनस है या वाटर है? समझ में मैं क्या पूछ रहा हूं, जो Cl को हटा के यहाँ पर OH जुड़ा है, ये OH कहां से आया है, OH माइनस से आया है या वाटर से आया है? तो इंटरिंग लिगेंड क्या है, OH माइनस है या फिर वाटर है? आपको क्या लगता है क्या है? वाटर है ना, लास्ट स्टेप में यही जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना क्या है ये, वाटर। तो यहां लिख लेना इंटरिंग न्यूक्लियोफाइल
in base hydrolysis is water not OH माइनस। इसे ध्यान रखना, नहीं स्टेटमेंट में पूछ लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हमें लग रहा है कि OH माइनस है, लेकिन एक्चुअली कहां से आया, वो वाटर से आया OH माइनस, ठीक है। और पता है कैसे पता किया गया, ये तो खैर मैकेनिज्म से हमने देख लिया। ये कैसे पता किया कि कहां से आया है, ये तो मैकेनिज्म हमने देख लिया ना। मैकेनिज्म के पहले कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ होगा ना। हमने तो देख लिया ग्लास सिस्टम में वाटर जो है जाता है, एक प्रोटॉन NH के पास जाता है, बाद में OH जुड़ जाता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना ये, राइट। वो कैसे आया वो समझो। देखो किया क्या गया, देखो आपके पास मेनली जो वाटर है आपके पास ये है, ध्यान सुनो। मेनली आपके पास वाटर है ये, ठीक। इसमें और ऐड किया गया क्या, आइसोटोपिकली लेवल्ड वाटर, मतलब ये था, इसमें ये ऐड किया गया, ठीक है। तो मतलब जो हमारा मीडियम था, एक्वस मीडियम था, उसमें क्या किया गया, आइसोटोपिक लेवलिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको टोपे बोलते हैं आइसोटोपिक लेवलिंग, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक। अब देखो किया गया यहां पे दोनों में, अब ध्यान सुनो, जो समझने की कोशिश करना, जो H2O16 है, ध्यान देखो, H2O16 प्लस OH माइनस 18, ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसकी D2O नहीं बेटा, D2O नहीं, ऑक्सीजन में ही आप ऑक्सीजन में आए उसके कई सारे आइसोटोप होते हैं ना, 16, 17, 18, राइट। तो बल्कियर वाला ले लिया गया। ये ध्यान सुनो पहले, इधर यहां पे जो बनता है क्या बनता है, और इस प्रोसेस के लिए जो K इक्विलिब्रियम है ना, वो लगभग 1.04, मतलब K इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन जो है मेजरली किधर है, राइट साइड में। ये तो मतलब हुआ भाई, अगर K इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन, वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन या इस वाले साइड की कंसंट्रेशन इस वाले साइड से क्या है, ज्यादा है। यही तो मतलब हुआ ना भाई। अगर इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इधर वाली कंसंट्रेशन इधर वाली कंसंट्रेशन से ज्यादा है, मतलब रिएक्शन मेजरली किधर है, राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, मेजरली इन राइट डायरेक्शन। इसको प्लीज देखो, इसको बहुत ही ना, बहुत ही लाइटली लो, बहुत आसान बात बता रहा हूं मैं आपको, ये कुछ कठिन वठिन नहीं है। सिर्फ आइसोटोपिक लेवलिंग हुआ, बाकी कुछ हुआ नहीं इसमें। देखो अब देखो ध्यान से, यहां से आपको क्या लग रहा है कि OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, एक्चुअली में OH माइनस की कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है जिसमें 16 ऑक्सीजन है, मतलब OH माइनस जो हमारे पास है वो OH माइनस ज्यादा है, ध्यान सुनना मेरी बात, वो OH माइनस ज्यादा है जिसमें ऑक्सीजन 16 प्रेजेंट है। वो OH माइनस हमारे पास कम है जिसमें ऑक्सीजन 18 प्रेजेंट है, क्योंकि वो OH माइनस इसके साथ रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। ये हमारे पास सिस्टम, अगर ध्यान सुनो, अगर OH माइनस इंटरिंग ग्रुप होता, एक चीज और देखो, यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, मैं इसका रेशियो लिख लूं और इसका रेशियो लिख लूं ना, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना, ऐसे ध्यान सुनो भाई, O18, ध्यान सुनना मेरी बात, O16 OH माइनस का रेशियो, O16 सॉरी O18 O16 O18 डिवाइडेड बाई O16, इसका रेशियो, ये OH माइनस की बात मैं कर रहा हूं, O18 डिवाइडेड बाई O16, ये वाटर। अरे कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा ना इनका, कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा। मैंने बस इसका रेशियो लिखा है और इसका रेशियो लिखा है, ये मान लो ये रेशियो है, ठीक है, ठीक। यहां से आपको देख के क्या लग रहा है, किसका रेशियो ज्यादा होगा बताओ, वाटर में रेशियो ज्यादा होगा OH माइनस में। देखो जरा भाई, 18 का वाटर ज्यादा है ना, तो रेशियो ये होगा ना भाई। अगर मैं वाटर का मैं O18 O16 वाटर का रेशियो लिखूं
O18 O16 OH माइनस का रेशियो लिखूं तो वाटर वाले का ज्यादा आएगा। क्यों? अरे क्योंकि वाटर वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा है इधर, और इधर 16 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ये कम हो जाएगा। इधर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, रेशियो ज्यादा आएगा। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं बताओ? ये बताओ, ये लिखना गलत है क्या यहाँ पे? अरे जो लिखा है यही तो लिखा हूं मैं, देखो इधर ध्यान से इसको। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? अरे इसका इसका रेशियो इसके रेशियो से ज्यादा ही आएगा ना, क्योंकि 18 ज्यादा है यहाँ पर और यहाँ पर 18 कम है। तो OH माइनस अगर करोगे तो आपको कम रेशियो मिलेगा, यहाँ करोगे तो ज्यादा रेशियो मिलेगा, राइट? अब आगे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करो। देखो हमें मिला क्या कि O18 अपॉन O16 OH माइनस O18 अपॉन O16 वाटर। जो हमारा प्रोडक्ट, ध्यान सुनो मेरा, जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला ना, प्रोडक्ट में जो रेशियो था ना वो वाटर वाला रेशियो था, वाटर रेशियो, नॉट OH माइनस रेशियो। मतलब प्रोडक्ट में जो OH का रेशियो मिला, ध्यान सुनो मेरी बात, प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन 16 का रेशियो मिला वो वही रेशियो था जो वाटर वाला था, ना कि ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि प्रोडक्ट में भी क्या था हमारा, क्या था हमारा प्रोडक्ट में? वाटर। भाई अगर वाटर वाला रेशियो मिला है, इसका मतलब प्रोडक्ट में जो OH आया है कहां से आया है? वाटर से। ये हम लिखते हैं, देखो प्रोडक्ट कंटेन रेशियो लाइक वाटर नॉट OH माइनस। इसका मतलब है अगर ये वाला रेशियो है तो इसका मतलब है जो इसमें OH आता होगा वो वाटर से ही तो आता होगा। भाई जिसका रेशियो वही तो आएगा। प्रोडक्ट में देखा, अरे प्रोडक्ट में O16 भी होगा, प्रोडक्ट में O18 भी होगा, दोनों का रेशियो होगा। और मान लो एक प्रोडक्ट में O18 है, 3 में हमारा 16 है, तो उनका जो रेशियो निकाला गया, तो जो रेशियो आया प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन 16 का, वो रेशियो आपको वही मिला जो वाटर का रेशियो था। इसका मतलब ऑक्सीजन कहां से आ रहा होगा? जो आपका OH लगा है कहां से आ रहा होगा? वाटर से, ना कि OH ग्रुप से। समझ गए? समझ रहे हो? अरे ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, इधर देखो, इधर ध्यान से, ये NH3 5, मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या था 18, ऐसे 2 प्लस, राइट? हमारे पास एक प्रोडक्ट बना जिसमें CO NH3 5 OH 16 2 प्लस। अब ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हमारे पास बने, तो जो इसमें इसका रेशियो निकाला गया O18 और O16 का रेशियो किसमें? प्रोडक्ट में, वो इसकी तरह था, इसकी तरह नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OH है वो इससे मैच कर रहा है, इससे आया है, इससे नहीं आया है। समझ रहे हो? पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे भैया जिससे रेशियो मैच करेगा इसका मतलब वही रेशियो तुम्हारा रिएक्शन किया होगा, इससे नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब OH जो आपका OH लगा है ना इसमें, ये OH ये हाइड्रोक्साइड से नहीं है, वाटर से आया है ये। सब लोग एक बार बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो रेशियो वाटर में है वही रेशियो प्रोडक्ट में है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट में OH है वो वाटर से आया है, ना कि OH माइनस से। अरे हम मैकेनिज्म में देख चुके थे पहले, तो ये हम यहाँ पे ऐसे पता किया गया इसको। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो जो सॉल्वेंट में रेशियो था वाटर 18 और वाटर 16 का वही रेशियो, या उल्टा कर लो, आप ऐसे उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो, तो जो रेशियो इसमें आएगा उसके यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वही रेशियो आपको मिलेगा। ठीक है, चलो एक दो चीजें और हैं, ठीक है, उसको जल्दी से कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। एक पॉइंट और लिख लो इसमें। अच्छा बताओ, ये लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप को फॉलो करेगा कि नहीं? बताओ। जो बेस हाइड्रोलिसिस है
वो लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप को फॉलो करेगी कि नहीं? मैंने पढ़ा है आपको, लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप फॉलो करेगा कि नहीं? यस या नो? मैंने बताया था लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप में क्या होता है, आप लॉग के, है ना, रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या बनाते हो आप, ग्राफ, और ये क्या आता है आपका, स्ट्रेट लाइन। यही है LFER, ये बताया था ना मैंने आपको। और ये लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप अगर कोई भी रिएक्शन फॉलो करती है, इसका मतलब वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, डिसोसिएटिव पाथवे। ये पढ़ाया हूं आपको एसिड हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। और बेस हाइड्रोलिसिस डिसोसिएटिव पाथवे तो है। अरे क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें Cl की ब्रेकिंग हो रही है, तो डिसोसिएटिव पाथवे ही तो हुआ। तो उसको आप क्या लिखते हो, ऐसे DCB, मतलब इसका मतलब है डिसोसिएटिव कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, तभी तो SN1CB नाम है उसका। अरे SN1CB 1 नाम क्यों आया है, डिसोसिएटिव कॉन्जुगेट बेस फॉलो करेगा ना। तो आपसे अगर पूछ ले कि बेस हाइड्रोलिसिस लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप को फॉलो करता है कि नहीं, यस बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। इधर मैं डेटा नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको पहले समझाया था, इधर लॉग कि ये रेट कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, करेगा ना। एसिड हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, राइट। एक चीज और लास्ट में देखो, अगर बेस हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हो, ध्यान सुनो मेरी बात, बेस हाइड्रोलिसिस अगर हम करा रहे हैं और हमें कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, ध्यान सुनो। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनो मेरी बात, CONH3 5X मान लो, ठीक है, ऐसे या ऐसे लिख लूं, COEN ट्वाइस Cl2 प्लस, ठीक। मैं यहाँ पे कोई भी एक लिगेंड लेता हूँ, Y मुझे जोड़ना है, और यहाँ मैं लिखता हूँ ऐसे CO, Y माइनस कर देता हूँ, COEN ट्वाइस, यहाँ Cl, यहाँ पर Y, और यहाँ पर प्लस Y, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर Cl माइनस, ऐसे लिखता हूँ। और सेम यही सिस्टम को मैं यहां कराता हूं, प्लस Y, और यहां पर प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस में मैं ले लेता हूं यहां पर OH माइनस मान लो, या मान लो आप पिपरीडीन। पिपरीडीन क्यों, अरे क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। तो यहां भी आपका यही बनेगा, COEN ट्वाइस YCl प्लस, राइट, ये आपका प्रोडक्ट, आपका बाहर क्या Cl माइनस, यहां भी, यहां भी। तो ये हमारा मान लो पहला पाथवे है, ये हमारा दूसरा पाथवे है, ठीक है। अब ये तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहां पर ध्यान सुनो, यहां पर जब आप रेट लिखते हो ना, तो रेट सिंपल क्या होता है, रेट होता है K सबस्ट्रेट आपका COEN ट्वाइस Cl2 प्लस, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अरे हमने पढ़ा है ना, मेजॉरिटी लोग क्या फॉलो करते हैं, डिसोसिएटिव पाथवे, तो फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया हमने। यहां पर आपके पास क्या है, Y माइनस है यहाँ पे, इसमें अगर करोगे तो ये भी क्या फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर, दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे, मतलब इसकी कंसंट्रेशन का रेट पे डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। यहां तो आपको थोड़ा बहुत दिख भी सकती है इस वाले में, लेकिन अगर आप बेस यूज कर लोगे तो कभी भी इस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब Y माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, Y माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ, आपका रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन किसमें होता है, कॉन्जुगेट बेस का, और कॉन्जुगेट बेस वाले में Y इन्वॉल्व थोड़ी होता है, वहां ये इन्वॉल्व होगा OH माइनस, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं होता। अरे पढ़े दो, पहले क्या करो, OH माइनस से यहाँ क्या निकालोगे, प्रोटॉन, राइट। प्रोटॉन निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनेगा, फिर वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, उसके बाद आपका Y लगेगा। तो अब बताओ Y अगर लगेगा बाद में, तो Y बाद में तो फास्ट होता है ना, उसका रेट पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। फर्क तो तब पड़ता है ना जब डिसोसिएटिव पाथवे में इन्वॉल्व होता, जब कॉन्जुगेट बेस टूटा तब इन्वॉल्व होता, समझ रहे हो। अरे जब OH माइनस लोगे तो पहले यहां से प्रोटॉन निकलेगा, फिर कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस जो होता है उसका डिसोसिएशन, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। वहां तो ये है ही नहीं ना, इसके इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा।
कि इसके कंसंट्रेशन ज्यादा होने से रेट पे कोई चेंज आएगा नहीं। जब ब्रेक हो जाएगा, जब 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनेगा तो ये जुड़ेगा। अब 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट पे जो अटैक होता है वो तो फास्ट अटैक होता है, तो वो तो आइडिया सही नहीं। तो आप y माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ, रेट पे चेंज नहीं होने वाला है। समझ गए? मतलब y माइनस की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। इसको बेटर ऐसे लिखना चाहिए यहां पर, यहां कि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखना चाहिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ y माइनस। हाँ, बस फर्क इतना है कि a और b में से जो b की रेट होगी वो a से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि ये किसको फॉलो करेगा, SN1 CB को। ये किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिसोसिएटिव पाथवे। समझ गए? और आपको पता है नॉर्मल डिसोसिएटिव में आपका कोई कॉन्जुगेट बेस तो बनता नहीं है, तो चार्ज तो कम होगा नहीं, डिसोसिएशन जल्दी होगा नहीं, रेट क्या हो जाएगा, स्लो। इसमें क्या था, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, अगर बेस लोगे तो उस पे चार्ज कम होता है, जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होगा, लेवलाइजिंग इफेक्ट होता है, टीबीपी को स्टेबलाइज करता है, तो रेट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फास्टर मिलेगा। मतलब अगर एक रिएक्शन आप करा रहे हो बिना बेस के और एक रिएक्शन करा रहे हो बेस से, तो बेस वाले का रेट आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल वाले से ज्यादा मिलेगा। और दोनों केस में, ना इस केस में वो y माइनस पे रेट डिपेंड करेगा, ना तो इस केस में डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? मतलब आपसे बोल सकता है कि एक पर्टिकुलर ऐसे बोल सकता है कि देखो, बोल रहा है क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि COEnCl2 प्लस की y माइनस से रिएक्शन करा के ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, राइट? ठीक है, और सेम यही रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो आपसे पूछेगा ये बताओ कि पहले वाले दूसरे वाले में से रेट कहाँ ज्यादा होगा, तो जहां OH माइनस है ना वहां रेट ज्यादा होगा, जहां OH माइनस नहीं है वहां रेट कम होगा। मतलब जहां अच्छा बेस है वहां रेट फास्ट होगा, जहां बेस नहीं है वहां रेट क्या होगा, स्लो। यहाँ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर SN1 CV मैकेनिज्म होती है, और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि SN1 CV मैकेनिज्म का रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है नॉर्मल रिएक्शन के। क्यों होता है, चार्ज इफेक्ट, लेवलाइजिंग इफेक्ट, स्टेबिलिटी इफेक्ट, मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ ये। ठीक है, हाँ जी है भैया है। अभी आपको जो बता दिया जाएगा, ठीक है, अभी पहले क्लास करो आप, राइट? ये खैर जैम में नहीं पढ़ना है, जब ट्रांस इफेक्ट पढ़ाऊंगा मैं तो पढ़ना वो, ठीक है? जैम में ट्रांसपेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी शुरुआत में जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, काइनेटिक स्टेबिलिटी, वो बाकी उसके बाद ये भी आपको नहीं पढ़ना, जब ट्रांसपेक्ट पढ़ाऊंगा तो आप जैम के लिए वो पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप बायोइनऑर्गेनिक में देख सकते हो जैम के लिए, डेप्थ में नहीं जाना लेकिन सुपरफिशियली पढ़ सकते हो आप। ठीक, ये सब कुछ किसको पढ़ना है, जो उसका नेट है। जैम के लिए कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, बढ़िया बुक है। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, राइट? फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा खुद से भी। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ। चलो ये क्वेश्चन अभी जल्दी ही गेट में आया था, आई थिंक गेट 2020 में है शायद, या 2021 का क्वेश्चन है शायद, 2020 या 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखा है उसमें द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ COCN5। इससे बहुत क्वेश्चन आया, देखो वही सेम रिएक्टेंट बार बार विद OH माइनस, to give COCN5 OH 3 minus, OH 3 minus। पहला depends on concentration of both COCN5 OH3 minus, sorry, COCN5 Cl3 minus and OH minus depends on concentration of COCN5 CN
Cl3 माइनस ओनली, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of OH minus only, is directly proportional to, सॉरी इज लिखा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बताओ आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? देखो एसिडिक प्रोटॉन है क्या इसमें? नहीं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता और आप वहां पे बेस हाइड्रोलिसिस कराते हो तो सिंपल डिसोसिएटिव पाथवे होता है, राइट? वही तो, बिल्कुल एसिडिक प्रोटॉन है नहीं, अरे ऐसा थोड़ी बेस हाइड्रो, एसिडिक प्रोटॉन होगा तो SN1CB मैकेनिज्म होगी, एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा तो नॉर्मल डिसोसिएटिव पाथवे होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, तो मैंने दूसरी क्लास पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जब एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा तो क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन तो है नहीं, तो सिंपल दोनों पे रेट डिपेंड करेगा नहीं, OH माइनस पे डिपेंड नहीं करता तब, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तो बात ही जाने दो, यही आंसर हुआ। सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है क्योंकि डिसोसिएटिव पाथवे होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, बताया था ना कि Cl ब्रेक होता है, वाटर लग जाता है, फिर उसके बाद वाटर से क्या होता है, OH माइनस प्रोटॉन ले लेता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, राइट? चलो आगे देखते हैं एक दो क्वेश्चन और, देखो नेट में कुछ आए थे, ठीक है? चलो देखते हैं इधर, ये क्वेश्चन है दिसंबर 2014, ठीक है? दिसंबर 2014, लिखते हैं इधर, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ COCl NH3 2+ is overall in second order, overall second order reaction, overall is second order reaction, whereas that of COCN6 3- is of first order, is of first order. The rate depends in both cases, solely on concentration of cobalt complex, मतलब कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में दोनों पे डिपेंड करेगा। दिस मे बी ड्यू टू पहला, प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन, प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन, इसको ए कर देता हूं मैं, इन ए बट नॉट इन बी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, खैर। SN1CB मैकेनिज्म in case of A only, SN1CB mechanism in case of B only, और थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका SN1CB in both the complexes, SN1CB in both the complexes। थोड़ा आराम से सोच के जवाब देना, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन इधर में लिख देता हूं, 1 2 3 4, देखो पहले दिख रहा है कि नहीं है, 1 2 3 4 दिख तो रहा है। ऑप्शन है
सॉरी ABCD कर दूं, ठीक है, ABCD कर दो, 1 2 1 3 2 ओनली, 1 and 4। देखो जरा ध्यान से क्या आंसर होगा। सारी स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना, ठीक है, गड़बड़ मत करना, राइट। ये कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, बस उसके बाद बाकी मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। फिर अगली क्लास में जो एक आध क्वेश्चन बचेगा अगली क्लास में कर लेंगे। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है ना, और दोनों केस में फर्स्ट ऑर्डर होता है। ये बात मतलब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, ठीक है। पहला जो है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और जो दोनों की बात करो तो दोनों जो है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। तो सिंपल सी बात है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों फॉलो करता होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयनाइजेबल प्रोटॉन, और जहां पर आयनाइजेबल प्रोटॉन होगा वहां पर क्या होगा, SN1Cb। तो इसका मतलब इस वाले में SN1Cb है, ए में SN1Cb है, इसमें आयनाइजेबल प्रोटॉन है नहीं, इसमें SN1Cb तो होगा नहीं। तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया ना, तो थर्ड इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट हो गया। दोनों में SN1Cb होगा नहीं, फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। अब या तो ये सही है या तो ये सही है। भाई देखो, सेकंड वाला जो पहला वाला है SN1Cb होगा, बिल्कुल सही बात है, आंसर यही हो जाएगा ना, टू तो अपने आप सही हो गया क्योंकि पहला वाला तो सही है। अच्छा ठीक है, चलो यहां देखो, टू वाला सी देखो, इसको देखो, प्रेजेंस ऑफ आयनाइजेबल प्रोटॉन इन ए बट नॉट इन, सही है ना, इसी वजह से तो सेकंड ऑर्डर हो रहा है, क्योंकि आयनाइजेबल प्रोटॉन होगा तभी SN1Cb होगा, तभी तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। फिर हम लोग कल थोड़ा पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइज, ठीक है, थोड़ा सा वो छूटना नहीं चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन से आता है, तो थोड़ा पढ़ लेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट इसमें, ठीक है, बाकी दो तीन क्वेश्चन और है, मैं धीरे धीरे जब आप पढ़ाऊंगा तो आपको करा दूंगा, ठीक है, वैसे मैंने लगभग सारे करा दिए हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग, फॉर OH माइनस catalyzed OH minus catalyzed SN1Cb conjugate base mechanism of CONH3 5Cl2 plus। एक एग्जांपल है ये जो बार बार आया है, द स्पीसीज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। अब आपको मैकेनिज्म अगर नहीं पता तो फिर आपसे नहीं होने वाला ये, इन फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। समझ गए क्या पूछ रहा है, कि पहली स्टेप में क्या बनता है। पहला है आपका CONH3 5OH2 प्लस Cl माइनस, ये बनता है पहली स्टेप में। सेकंड है आपका CONH3 4NH2 Cl प्लस वाटर CONH3 4NH2 2 प्लस Cl माइनस, और फोर्थ आपका है CONH3 5Cl2 प्लस CONH3 5ClOH प्लस ओनली। चलो बताओ आंसर क्या होगा। ये बनता है ना कॉन्जुगेट बेस ना, पहली रिएक्शन ये तो होती है, पहली स्टेप ये होती है CONH3 5Cl2 प्लस OH माइनस, यहाँ इक्विलिब्रियम दिखाते हैं हम लोग,
क्यों दिखाते हैं? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन इधर से है तो उधर से भी एसिड बेस होती है। यहाँ NH3 4 NH2 Cl प्लस, और यहाँ पर क्या होता है हमारा OH माइनस, जो यहाँ से प्रोटॉन लिया NH2 से, वो क्या हो जाता है? वाटर। ये मैं लिख देता हूँ, इधर उधर दिख नहीं रहा, ठीक है? ये है, ये CO NH3 4 NH2 Cl प्लस और ये वाटर, ये बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक है, तो बेस हाइड्रोलिसिस का ये पोर्शन खत्म। एसिड हाइड्रोलिसिस में एक चीज बची, इसमें दो चीजें भी हमको पढ़नी है बस। एक पढ़ना है एनेशन रिएक्शन, वो भी कल खत्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफिलिकरी, जो इलेक्ट्रोफाइल से कटलाइज होती है एसिड हाइड्रोलिसिस, राइट? वो ब्रोंस्टेड एसिड होगा या फिर हमारा मेटल, तो उसको जरा हम कल देख लेंगे। तो हमारा जो ये जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म या जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टेडाइल कॉम्प्लेक्सेस, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिसमें ट्रांस इफेक्ट या बाकी सारी चीजें आती हैं। जब वो हमारा हो जाएगा फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है? इनर स्फीयर क्या है, आउटर स्फीयर क्या है, ठीक है? राइट, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप अच्छे से पढ़ो, बाकी जो भी डाउट होगा कल की क्लास में आप पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, तो कल मॉर्निंग में हम लोग बायोइनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे? बायोइनऑर्गेनिक सोडियम पोटेशियम पंप और रोल ऑफ कैल्शियम, और अगर और टाइम बचा तो फिर मेटल टॉक्सिसिटी देखेंगे, ठीक है? क्योंकि मेटल इन मेडिसिन और टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एग्जाम में कई बार आया है, आता भी हो, सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो वो पोर्शन अभी हमारा बायोइनऑर्गेनिक में बचता है, तो 2-3 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए फिर अपना अच्छे ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट। खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो बेटा। ओके बेटा, ओके, खुश रहो भैया, खुश रहो।